जी मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ज़ैतून एफएम लाइव शो के एक और एपिसोड के अंदर आपका दोस्त होस्ट फारूक हाजिर खिदमत है और मेरे साथ तशरीफ रखते हैं मोहतरम जनाब ए के शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है फारूक? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम है शेख साहब। थंबनेल पे आप लोग देख चुके होंगे कि कुछ ऑडियोज हम लोग आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। मुख्तलिफ ये तासुरात हैं, मुख्तलिफ पैगामात हैं, और मलेशिया के हवाले से इसके अंदर बात है। कुछ कादियानी अहमदी दोस्तों ने हमें ये भेजी हैं, आपके साथ आज ये शेयर करेंगे। प्रोग्राम को एंड तक लाजमी देखिएगा और इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। जी वालेकुम अस्सलाम, जज़ाकल्लाह जी। जो भाई भी ज्वाइन कर रहे हैं बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, शेयर करते जाएं जनाब, शेयर कर दें, ज़रा जल्दी से वीडियो को शेयर कर दें ग्रुप्स के अंदर अपने दोस्तों के साथ जहां कहीं आप कर सकते हैं, ताकि हम गुफ्तगू को शुरू करें। शेख साहब, मैं ये पहली ऑडियो चलाता हूँ जनाब, और जी, जहां कहीं बीच में कोई तबसरा की जरूरत होगी हमें, हम उसको रोक लेंगे इंशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वाले रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम जनाब वाहिद साहब, ख़ैर जी साहब, जनाब। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू। जी जी, इम्तियाज साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम पहले अस्सलाम। लेडीज ने बात की है, उन्होंने भी अस्सलाम वालेकुम। पहले लेडीज ने बात की है, उन्होंने भी बात सरासर मलेशिया के हालात के हिसाब से गलत की है। मानते हैं उन्होंने जो बात की है कि 1 करोड़ की ज़मीन बेच के मलेशिया में आ गए या कहीं भी चले गए, होंगे ऐसे भी अहमदी जो अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए, लेकिन ऐसे अहमदी भी हैं जिनको पाकिस्तान में तकालीफ है। मैं ज़्यादा दूर किसी की बात नहीं करता, मैं सिर्फ अपनी ज़ात की बात करता हूँ। मेरे ऊपर 3 फायर हुए, 3 फायर पुलिस को ऑन द स्पॉट जगह से मिल गए। मेरी FIR नहीं दर्ज हुई। आप कहते हैं ये वो FIR दर्ज हो तो उठाते हैं। मेरे घर पे आग लगी, फायर ब्रिगेड ने आग बुझा के उसके कागजात दिए, मैं उसकी FIR दर्ज नहीं करवा सका। मेरी शादी होने के 7वें दिन मेरे ऊपर घर के ऊपर फायर हुए, मेरे ऊपर। मेरी वाइफ मुझे कहती है मैं इधर बेवा होने के लिए नहीं आई, मैं उसकी FIR नहीं दर्ज करवा सका। मेरी वाइफ इस चीज की गवाह है। तो जब हमारी FIR नहीं दर्ज होती, हम FIR कहाँ से ला के आपको पेश करेंगे? तो फिर हम लोगों को आप लोग झूठा कह दें, हम लोगों को कह दें कि आप लोग जाली आए हुए, नकली आए हुए। ना नकली आए हुए ना जाली आए हुए। मैं अपने शनाख्ती कार्ड पर अपने आप को अहमदी नहीं लिखवा सका, अपनी हर तरह की कोशिश करने के बावजूद। यहाँ पर किसी ने कह दिया कि वहाँ अगर आप इतने पक्के अहमदी हैं तो आपकी शनाख्ती कार्ड पर अहमदी क्यों नहीं लिखा हुआ? तो ऐसी तकालीफ भी आप लोग हमें देते हैं। हकीकत में ये है कि मलेशिया में हर शख्स तकलीफ में है। उन्होंने कह दिया खुला खाना भेजा गया। खुला तो छोड़े, एक टाइम का खाना नहीं मुझे मिला मलेशिया में। आप खुले खाने की बात करते हैं, एक टाइम का खाना नहीं मिला। जब हालात सब कुछ सुधर गए, सही हो गए, उस टाइम आटे की 1 बोरी मेरे नाम से मेरे घर पे आई है, 5 किलो वाली। जब हालात सब सही हो चुके थे उस टाइम। तो ऐसी बातें ना करें। मलेशिया में तकालीफ है, लोग परेशानियों पे हैं, उनको समझने की कोशिश करें। तकालीफ क्यों है उसके पीछे मैं मानता हूं कोरोना का भी दखल है। तकालीफ इसलिए भी है UN के चार्टर के मुताबिक हर साल अहमदी रेफ्यूजीज को कोटा मिलता है, उस कोटे में से एक बंदा भी आगे नहीं जाता यूनाइटेड नेशन के UNHCR के तहत। UNHCR हमें कोटे में 200 बंदे रखती है, तो 2 में से एक बंदा भी आगे नहीं जाता। तकालीफ ये है, इन तकालीफ को समझने की कोशिश करें बराए मेहरबानी। आप लोग समझते हैं कि शायद बोलने वाले झूठ बोल रहे हैं, बोलने वाले झूठ नहीं बोल रहे, उनके ऊपर तकालीफ गुजर रही है, वो इसलिए बोल रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। जी फारूक, जी शेख साहब। इससे पहले कि आप दूसरा शुरू करें, मैं दोस्तों आपसे ये चीज़ बात करना चाहूँगा। और ये जो साहब अपना दुख दर्द बयान कर रहे थे, जो बात कर रहे थे, इस ज़िमन में भी बात करूँगा। सूरत हाल ये है कि जो लेमैन होता है, एक आम आदमी है, अ कॉमन पर्सन, उसको इतना ज़्यादा इल्म नहीं होता किसी चीज़ का भी। वो ज़्यादातर डिपेंड कर रहा होता है
ऐसे मामलात के अंदर, चाहे उसके सिविल मैटर्स हों, चाहे उसके क्रिमिनल मैटर्स हों, या कोई भी लीगल लिटिगेशन हो, या और कोई मेडिकल का सिलसिला हो, तो वो इतनी टेक्निकलिटी आम आदमी नहीं जानता। इस ज़िमन में वो डिपेंड कर रहा होता है अपने जो गार्डियंस हैं, अपने जो बड़े हैं जिनके साथ वो शामिल है, उन पे डिपेंड कर रहा होता है। इस अहमदिया कल्ट ने अपने लोगों से ये कह रखा हुआ है, मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है कि मैं जब 70s में निकला तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे कहा था कि जिस मुल्क में भी जाओ वहां जाके जमात से ताल्लुक जरूर कायम करना। ये हर अहमदी, मतलब चाहे वो 20 में निकला है, मैं 1920s की बात कर रहा हूँ, या 1950s में निकला, या 60s में निकला, या आज भी जो निकल रहा है, तो उसको यही कहा जाता है कि आप जहां पे भी जाओ जमात से ताल्लुक करना। अब ये जो वाकयात हुए हैं जिसके जरिए एक बाकायदा मुनज़्ज़म ऑर्गेनाइज्ड कंस्पायरेसी मैं कहूँगा, उसके जरिए पाकिस्तान से अहमदियों को निकाला जा रहा है, उसके अंदर इसको मुसीबत ये है कि मैं ये अगर कहूँ कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग बना ली गई है, ये इंसानी स्मगलिंग हो रही है, तो ये गलत ना होगा। किस लिए और कैसे? कि मसरूर एंड फैमिली, स्पेसिफिकली मसरूर के जो मतलब उसकी वाइफ भाई हैं, उनको ये मतलब एक मौका मिल गया कि उन्होंने अपने लोग आगे छोड़े, जो कि जिसने जाना है आ जाओ। अब पाकिस्तान के जो हालात हैं, अहमदियों के नहीं, ओवरऑल में बात कर रहा हूँ, जो हालात है उसमें हर शख्स चाह रहा है कि मैं पाकिस्तान से बाहर निकल जाऊं, अपना कोई मुआश ठीक कर लूं, या मतलब वैसे अपनी हालत ठीक कर लूं, अगर यहाँ तकालीफ है तो बाहर की आसाइश की जिंदगी में चला जाऊं। इन लोगों ने अहमदियों से पैसे लिए, उन्हें बताया, और अहमदी उन पे अंधा बिलीव करते हैं। वो आगे, अच्छा उन्हें कुछ नहीं बताया, उन्हें सिर्फ ये कि जी आप वहां जाएंगे, आप वहां जाके अपना रेफ्यूजी क्लेम दाखिल करेंगे, बताएंगे कि जी हमें ये तकलीफ है, हम अजान नहीं दे सकते, नमाज नहीं पढ़ सकते, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, हमें जान का खतरा है, हमारे लोगों को मार दिया जाता है, उन्हें जेल में डाल दिया जाता है, वगैरह वगैरह। लोगों ने जैसे तैसे, जैसे ये साहब कह रहे थे कि अपना घर बार बेचा, किसी से पकड़े, मसरूर एंड फैमिली, उसके खानदान, उसके सालों को पैसे दिए गए जो उसके अपने एजेंट्स आगे रखे हुए थे, और ये लोग थाईलैंड, बैंकॉक, मलेशिया पहुंचा दिए गए। अब वहां पे असल स्टोरी शुरू होती है, जब वहां चले गए, जी आए जी, ठीक है, मिल गए, जमात के पास इनका अंदराज हो गया कि जी इतने बंदे आ गए, उनको जाके केस, और उन्हें कुछ सूरत हाल नहीं बताई गई कि यहाँ पे आपके साथ होगा क्या। वहां पे इनका रेफ्यूजी क्लेम दाखिल किया गया यूएनओ के ऑफिस में। उनका तरीकाकार ये है कि पर्टिकुलरली मलेशिया और दूसरे बाज ममालिक के अंदर, कि वो लोग कहते हैं कि वी डोंट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनीवन, मतलब वो इजाजत नहीं देते। इट्स नॉट लाइक जर्मनी और एनी अदर कंट्री के आप गए हैं, कनाडा में आए हैं, आपने रेफ्यूजी क्लेम किया है, द गवर्नमेंट विल टेक एवरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ठीक है हम आपको रखेंगे जब तक आपका केस नहीं सुना जाता, आपको खाने पीने रहने के लिए हम अकोमोडेट करेंगे, हर चीज देंगे। मलेशिया इज नॉट दैट काइंड ऑफ ए कंट्री। वहां पे वो यूएनओ में केस रजिस्टर हो जाता है, यूएनओ एक कार्ड जो वो इनको जारी कर देता है। इनकी अहमदिया कल्ट की उन लोगों के साथ है कि आप इनको सिर्फ रजिस्टर कर लें, इनका क्लेम ले लें, बाकी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेते हैं कि जो कुछ सारा सिलसिला होगा। ओके, ये मलेशिया की गवर्नमेंट जो है उसको बताया कि ये लोग आप पे बोझ नहीं बनेंगे, आपने इनको कुछ नहीं, सिर्फ आपने इनको लीगल स्टे देना है बेस्ड ऑन द रेफ्यूजी क्लेमेंट। अब ये लोग लीगली ना तो काम कर सकते हैं,
न किसी स्कूल कॉलेज में दाखिला ले सकते हैं, कोई ऐसी चीज नहीं कर सकते। दे कैन सिट ओवर देयर, दे कैन लिव ओवर देयर बाय देयर ओन, और अपना सारा खर्च करते हुए। अब जुल्म की बात यह है कि यूएनओ से जो थोड़ी बहुत पैसे मिलते हैं, चूंकि इस अहमदिया कल्ट ने इनको वहां पे रजिस्टर करवाया होता है, तो वो रिसीव करते हैं सारी, जितना भी इमदाद या कोई बेनिफिट मिलता है तो वो रिसीव करते हैं। इन लोगों को कहा जाता है कि देखें जी, अब आप आए हैं, आपने अपना रहना है, आप चोरी छुपे कहीं काम कर सकते हैं तो कर ले, लेकिन आप ख्याल रखिएगा, आपको इजाजत नहीं, लेकिन आप कर ले अपना गुजारा के लिए। या जो बाहर के ममालिक में या पाकिस्तान में आपके लवाहकीन हैं, आपके बहन भाई हैं, उनसे पैसा मंगवा के अपना गुजारा कीजिए, जो कि ये लोग कर रहे हों। ये एक इतना बड़ा, यकीन करें कि माफिया ने ये कारोबार चलाया हुआ है, काबिले रहम है। आप आगे सुनिए और लोगों की। अच्छा, मजे की बात यह है कि उन लोगों ने, कि वो जो अहमदी हैं वहां पे, ये भी साहब, जितनी बातें करने वाले आप जो भी सुनेंगे सारे अहमदी हैं। अब ये भी एक चीज लग गई है कि आपने एक शेख से राब्ता नहीं करना। और मजे की बात है, इन लोगों को, ये जो कंप्लेंटेंट हैं, इनको बदनाम करने के लिए, इनको बुरा बनाने के लिए कि ये ऑडियोज लीक हुई हैं तो इनकी वजह से ये भेजी उन्होंने खुद है मुझे। ये बड़ी मजे की बात है। जो कारिंदे हैं, जो नुमाइंदे हैं, जो जमात के ओहदेदार हैं, उन्होंने मुझे भेजी हैं, लेकिन वो साबित ये करना रहे हैं कि आप लोग तो इतने हो, जमात आपकी मदद क्यों करे, क्योंकि आपने तो जमात को बदनाम करने का ये बीड़ा उठा रखा हुआ है कि आपने भेजी है। आप आगे सुनिए जी। जी शेख साहब, अगली ऑडियो जी। अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल में तो उन लोगों के नाम आपको जमात को बताने चाहिए, उमरा को भी बताने चाहिए, और हजूर को भी खत लिख के बताएं कि इस तरह इधर पे अहमदी लोग हैं और वो इस तरह जमात के खिलाफ इस तरह की चीज़ों के अंदर मुलव्वस हैं। मेरा तो ख्याल है कि ये बल्कि आपको सोचने की भी जरूरत नहीं, ये तो आपकी एक जमाती जिम्मेदारी भी ना बनती है कि अगर जमात के अंदर कुछ लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं तो आप हजूर को खत लिख के बताएं। ये शेख साहब किस तरह की हरकतों की बातें हो रही हैं? ये असल में कि वो लोग जो जमात के निज़ाम को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जो रो पीट रहे हैं, जो उनके साथ वहां पे जुल्म हो रहा है, जिस तरह से वो पकड़े जाते हैं, जमात मदद नहीं करती, लेकिन अपना चंदा पूरा लिए जा रहे हैं। उनको खाने को मिले ना मिले, वो चंदा लिए जा रहे हैं। तो वो ये कि भाई आप ऐसे, ये मतलब वो लोग जो अपने आप को जमात के वफादार कहते हैं ना, तो वो उनको कहते हैं जी आप हजूर को लिखें कि ऐसे हो रहा है, अगर कोई तंग कर रहा है, अगर कोई ऐसे हो रहा है, अगर वैसे हो रहा है। जी अगली सुनाए इनको। जी जनाब। भाईजान कुछ मैंने लिख भी दिया, कुछ मुकद्दर के या अल्लाह के हवाले भी कर दिया करे ना, कि कोई मुश्किल जो है वो अल्लाह ताला ने भी आपकी तकदीर में लिखी हुई है, कुछ तो उस पर भी कोई जो है वो कोई तकफिया कर ले कि सारा कुछ जो है वो जमात अहमदिया का ही जिम्मा लगाना है जी। और जिस बेचारे को ओहदा कोई मिल गया और वो कोई अपने घर के काम छोड़ के कोई चार काम फिर भी कर लेता है, उस बंदे को बस जो है वो हिट करते रहना है, उसी को निशाना बनाना है, अपनी मदद नहीं करनी लेकिन उसको निशाना जरूर बनाना है। अब इनसे पूछे बंदा, ये बंदा जो जमात को मतलब उस डिफेंड कर रहा है, इसको बंदा पूछे कि क्या ये शख्स आप लोगों की इजाजत के बगैर इंडिपेंडेंटली खुद आया और आपसे आके बात कर रहा है? वो इससे पैसे लेके, नालायकों कमबख्तों, पैसे लेके तो मसरूर के सालों ने इसे यहां भेजा और आपने इस बतौर अहमदी खुद रजिस्टर करवाया और इससे चंदा भी ले रहे हो। अब इसे कह रहे हो कि कुछ चीजें अल्लाह पे भी, अल्लाह की तरफ से आती हैं मुसीबतें। ओए अल्लाह की तरफ से कहां आती हैं? ये तो तुम्हारी तरफ से आई हुई हैं। आप अंदाजा करेंगे कर क्या रहे हैं। और ये लोग कोई 2-4 महीने या साल की बात नहीं, लोग 8-8 10-10 साल से पड़े मर रहे हैं वहां पे।
آپ دیکھیں گے آگے وہ ویڈیو بھی دیکھیں گے کہ کیا ہوا کیا ہے. جی فاروق شیخ صاحب مسرور نہیں. نہیں میں فاروق ہی کہہ رہا ہوں. اچھا مجھے لگا جیسے مسرور مسرور کا. چلے اچھا مسرور سن لے تو اور بات کیا ہے. مسرور نے تو کانوں اور آنکھوں پہ پٹی مسرور باندھی میاں ہوئی ہے. سنتے ضرور ہیں لیکن سننے کے بعد سمن بکمن ہو جاتے ہیں. نہیں سنتے تو ہیں نا دیکھتے ہیں شیخ صاحب. سنتے نہیں ہیں. کان اس نے بند کیے ہوئے ہیں. اچھا بہرحال یہ ویسے شیخ صاحب بڑی کیا کہیں جی ان کی معصومیت پہ قربان جائیں کہ اللہ پہ بھی کچھ چیزیں چھوڑ دیا کرے یار. میرا مطلب کیا کرایا تم لوگوں نے ہے, پیسے تم نے ان لوگوں سے لیے ہیں, یا تو وہ یہ ہے نا تب چھوڑ دیں کہ اگر ان کے آنے جانے کا خرچہ آپ نے دیا ہو, ان کو روٹی پانی آپ دے رہے ہو تو پھر تو ٹھیک ہے میں مان. اور جب ہر چیز آپ ان کے منہ کا نوالا چھین رہے ہو, ان سے پیسہ لے کے, مطلب کس طرح سے انہوں نے 20-30 لاکھ کیا ہوگا جو دے کے وہ آپ کو آئے ہیں, تو آپ انہیں کہہ رہے ہیں اللہ پہ چھوڑ دیں. اللہ پہ کیسے آپ کا گریبان پکڑیں گے وہ؟ میں مطلب شیخ صاحب سڑک پہ جا رہا ہوں, کسی کے منہ پہ تھپڑ ماروں, اس کو کہوں بھائی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے, تو اللہ اللہ کر, توبہ توبہ کر, مجھے کچھ نہ کہ, میں تو بڑا معصوم ہوں جی. تو پھر یہ ایسے حال ہے. کریں کہ آج کل تو کووڈ کی وجہ 8-10 بندے بیٹھے ہوتے ہیں مسرور کے سامنے, ان میں سے کوئی گدھا اٹھ کے اس کے منہ پہ تھپڑ مار دے اور کہے یہ اللہ. شیخ صاحب معذرت, آپ نا یہ مشورہ نہ دیں, کوئی عمل کر دے گا اور پھر وہ کہیں گے یہ دیکھ لیں کہ شیخ نے پھر یہاں تک بات پہنچا دی ہے. یقین کرو فاروق, یقین کرو کہ میرے پاس 20 نہیں 100 کے حساب سے یہ میسیجز ہیں. بالکل بالکل شیخ صاحب, یہ ہم نے فلٹر کیے ہیں, ابھی تو یہ ہم چند ایک سنا رہے ہیں, ظاہر ہے پرائیویسی کے بڑے مسئلے مسائل ہوتے ہیں. اچھا جی, اگلی آڈیو جی. ہاں جی, جو بھائی جان واقف زندگی ہے وہ بھی تو ہم لوگوں میں سے ہی نکلے ہیں. وہ بھائی جان کوئی اور مخلوق تو نہیں ہے, کہیں اور سے تو نہیں ہے, وہ بھی ہم لوگوں میں سے ہی نکلے ہیں, ہم لوگوں کا ہی معاشرے کا حصہ ہے بھائی جان. کوئی ہمارا بھائی ہوگا, کوئی ہمارا باپ ہوگا, کوئی ہمارا بیٹا ہوگا, ٹھیک ہے نا بھائی جان, وہ ہم لوگوں کا ہی حصہ ہے, باہر سے نہیں آئے بھائی جان. اب یہ جماعت ڈیفینڈ ہو رہی ہے, عہدیدار ڈیفینڈ ہو رہے ہیں. مزے کی بات ہے انہی لوگوں نے یہ آڈیوز بھیجی ہیں اور بلیم کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یہاں شکایت کر رہے ہیں, جو رونا رو رہے ہیں. مطلب بات ان پہ جائے. یہ دیکھیں کتنی مطلب ان کی چالاکی اور ان کی بددیانتی اور ان کی کمینگی دیکھیں کہ بات ان لوگوں پہ پھینکنا چاہ رہے ہیں کہ جی ہم تو جماعت کے جی مخلص ہیں, ہم تو ڈیفینڈر, ہم کیسے بھیج سکتے ہیں. اب ان گدوں کو نہیں پتا کہ مطلب یہ پتا چل جاتا ہے کہ بھیج یہ رہے ہیں مجھے, اور یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کے ذمہ لگے کہ جو شکایتیں کر رہے ہیں ہماری, یا جو رونا رو رہے ہیں, یا جو مصیبت میں ہے, یہ جی انہوں نے بھیجی ہیں. واہ, ڈبل رول کھیلتے ہیں یہ شیخ صاحب. خیر آئیں جی, اگلی آڈیو پہ آ جائیں گے. جی بھائی جان, میں نے بتایا ریفیوجی کمیٹی ہے, اس کے باقاعدہ چیئرمین کا بھی میں نے آپ کو نام بتا دیا, یہ بھی بتا دیا کہ نیشنل امیر کے ماتحت ہے. اگر کوئی احمدی کو کسی کو پرابلم ہو جاتی ہے, کوئی پولیس لے جاتی ہے, امیگریشن اٹھا لیتی ہے ویزا نہ ہونے کی وجہ سے, اوور سٹے ہونے کی وجہ سے, تو بالکل اس کے پیچھے بھی جاتے ہیں, اس کو ہیلپ آؤٹ بھی کرتے ہیں, اس کا مکمل ڈیٹے کے ساتھ اس کو چیز آؤٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, جب تک ان کا معاملہ حل نہیں ہوتا وہ پیچھے اس کے لگے رہتے ہیں, وہ کام کرتے ہیں, بالکل کرتے ہیں. اور کامران الملک صاحب ماشاءاللہ ایک بہت فعال قسم کے آدمی ہیں, جن کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے. اب مزے کی بات یہ ہے, اس نے نام چونکہ یہ لے دیا ہوا, میں نے اسپیشلی اس لیے اس کو دیا ہے کہ ایکچولی یہ بندہ کامران الملک جو ہے نا, یہ ہے اصل مافیا کا سرگنا, وہاں پہ جماعت کا سرگنا بیٹھا ہوا, اور وہ پورا ڈیٹا, مطلب آپ اندازہ کریں پورا ڈیٹا اور گینگ, جیسے یہ گینگ اور ڈیٹا ہے نا, یہ وہ لوگ ہیں. یہ کامران ملک صاحب اپنا کاروبار چلا رہے ہیں وہاں پہ. انہوں نے نا اپنے چاول روٹی آٹے کے نا کاروبار کھولا ہوا ہے. اب ان کو یہ ہے کہ اگر یہاں سے لوگ
वापस चले जाएं या आगे चले जाएं तो मेरा कारोबार किधर जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा यूएनओ के बारे में भी बता दूं कि होता ये है कि वो लोग जिन्होंने अपने अजीजो अकारब को मतलब मलेशिया, थाईलैंड, बैंकॉक बुलाया हुआ है कि वहां पे आके आप यूएनओ रेफ्यूजी सेंटर में अप्लाई करो, तो उसके बाद वो लोग जो है स्पॉन्सर कर देते हैं। तो जो स्पॉन्सर हो जाते हैं, यहाँ पे आपको बताएगा बंदा कि जो स्पॉन्सर कर देते हैं तो उनको मतलब वहां से मलेशिया से के मतलब उन मुल्कों में भेज दिया जाता है। बाकियों के लिए ये साफ क्लियर बात है कि उन्होंने वहीं पे ही रहना है, उन्होंने कहीं जाना नहीं है अनटिल अनलेस कि वो खुद वापस चले जाएं या जहां जाना चाहें चले जाएं। मलेशिया गवर्नमेंट ने सिर्फ उन्हें रहने की इजाजत दी है, काम करने की नहीं दी, कोई मदद करने की नहीं दी। ये मलेशिया गवर्नमेंट का काम ही नहीं है। इन्होंने धोखा किया हुआ, इन्होंने सारा झूठ फ्रॉड किया हुआ ओहदेदारों ने और मसरूर फैमिली ने इन गरीब अहमदी के साथ ये जुल्म किया हुआ है। और मतलब अब वो इस नुक्ते तक आ गए हैं और मैं इस वीडियो के जरिए उनसे ये भी कहना चाहूंगा कि जहां पे आपने इतनी हिम्मत की है कि आपने आवाजें उठाई हैं, ये किया है, आप इस चीज को वहां की कोर्ट में ले जाएं, वहां की अदालत में ले जाएं और बताएं कि हमारे साथ ये जुल्म हुआ है। या वापस पाकिस्तान आके अगर आप मतलब कोई थोड़ी सी हिम्मत कर लें तो पाकिस्तान आके इनको एक्सपोज कर दें कोर्ट के अंदर और पुलिस में ये रिपोर्ट दर्ज करा दें कि हमसे इतना पैसा लेके और ये वो किया गया। पाकिस्तान के लिए मैं आपसे अर्ज कर दूं कि अगर कोई अहमदी मलेशिया से आना चाहे, ये मेरी बात गौर से सुने, तो मेरी पूरी कोशिश की, बल्कि मतलब मेरी से मुराद हमारे जैतून चैनल की और जैतून टीम की पूरी कोशिश होगी कि वो अहमदी जिनके साथ ये जुल्म हुआ मलेशिया से वापस आए या किसी दूसरे मुल्क से भी वापस आए, इस अहमदिया कल्ट के खिलाफ, इस माफिया के खिलाफ वो कानूनी चाराजोई करे, तो हम जैतून चैनल उनकी पाकिस्तान में कानूनी तौर पे पूरी मदद करेगा। हम आपको मतलब वकला का पैनल मुहैया करेंगे। बहुत से हमारे दोस्त, हमारे मेहरबान जो इस नेक काम के लिए अपने आप को मतलब वॉलंटियरली पेश करेंगे और आपका केस जो है वो लड़ेंगे। आप जैतून चैनल पे ये भरोसा कर सकते हैं। जी जी, जज़ाकल्लाह शेख साहब। और ये हमारे नंबर हैं स्क्रीन के ऊपर, ये शेख साहब का नंबर है, ये हमारे आमिर भाई का नंबर है, ये जैतून एफएम चैनल का हमारी टीम का नंबर है, हमारी टीम के पास होता है। ये हमारा ईमेल है जनाब, आप इन तमाम चैनल्स के थ्रू हमसे रब्ता कर सकते हैं। उसके बाद इंशाल्लाह हम ज़रूर आपके साथ खड़े होंगे, जहां आवाज़ उठाने की ज़रूरत होगी वो भी करेंगे और प्रैक्टिकली भी जहां आपके साथ खड़ा होना पड़ा वो भी इंशाल्लाह करेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट ऑडियो जी। नहीं भाईजान, बात यह है कि अगर किसी ने कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग करनी होगी या कोई ऐसी बात होगी तो बिल्कुल मैं जवाब देने के लिए हाजिर हूँ और मैं जवाब दूंगा। कमेटी अपना काम कर रही है, बिल्कुल अच्छे तरीके से कर रही है, लोग भी अपना काम कर रहे हैं, अपने अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, कोई उसमें मसला परेशानी नहीं है। अब जो चीज़ जो लोगों को जो पिंच कर रही है वो ये है कि वो कहते हैं कि हमें मलेशिया से आगे हमें कनाडा या अमेरिका भेजा जाए। अब कनाडा या अमेरिका भेजना वो यहाँ की जो कह लें कि लोकल आमला थी, उन्होंने एक फोरम पे यूएनएचसीआर से कहा था कि आप जितने हमारे अहमदी यहाँ मलेशिया में आए पाकिस्तान से, उनको आप यहाँ पे रहने की इजाज़त दें, उनको आप रिफ्यूजी स्टेटस उनका आप डिक्लेयर करें, उनको बेशक किसी और मुल्क में उनकी रीसेटलमेंट ना करें, उनको कहीं और ना भेजें, लेकिन यहाँ पे आप उनको पूरी तरह से रीसेटल करें। अब चीज़ ये है कि लोगों को इस चीज़ का पता नहीं होता, वो पाकिस्तान से उठ के मलेशिया आ जाते हैं कि जी मैं मलेशिया चले आवा, तो मलेशिया तो मैं सीधा आगे कनेडा जाऊंगा। ठीक है जी। अब वो जब आ जाते हैं, आने के बाद फिर जब वो केस डाल लेते हैं, फिर उनको कोई बताता है कि भाई है यहाँ पे तो ये चक्कर है। कुछ लोगों को तो 2-2 3-3 साल हो जाते हैं, उन्हें ये बात पता ही नहीं चलती कि भाई यहाँ से रीसेटलमेंट नहीं होनी आगे।
یہاں سے ملیشیا سے ریسیٹلمنٹ صرف اس بندے کی ہونی ہے جس بندے کو ہیومینٹی فرسٹ سپانسر کرے گی، اور یا ہیومینٹی فرسٹ صرف دو چیزوں کے اوپر سپانسر کر رہی ہے ملیشیا سے، یا تو کسی کے کوئی فیملی میں کوئی شہادت وغیرہ ہوئی ہے، یا کوئی اس کے اوپر کوئی جینون پاکستان میں FIR کیسز ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، یا اس کو کوئی ایسے میڈیکل کی کوئی پرابلم ہو گئی ہے کہ جس کا ملیشیا میں رہ کے علاج نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، یہ پرابلمز ہیں، ان کے اوپر وہ مطلب ان کی سیٹلمنٹ جو ہے وہ ہو رہی ہے، ادروائز نہیں ہو رہی۔ اب جتنے لوگ ان کے علاوہ ہیں، ٹھیک ہے جی، اب وہ تو ہو گئے، وہ یہاں پہ پہنچ کے وہ پریشان ہو گئے، اب انہوں نے اپنے اندر کا ڈپریشن نکالنا ہے، وہ کہاں نکالیں گے؟ ٹھیک ہے جی، اب میری بات کسی کو جملہ کسی کو سخت نہ لگ جائے، سستا سا ایک موبائل لے کے، سستا سا موبائل کا پیکج کروا کے، بس پھر سارا دن یہی کام کریں گے بھائی جان۔ واہ جی واہ، کیا بات ہے، انداز سستا موبائل اور اندازہ جینون کر FIR۔ فاروق، وہ ویڈیو جو ہے خاتون کی ہے نا، جی جی پڑھیے۔ وہ دکھائیں ذرا، تاکہ اس کے میں میڈیکل کی بھی ذرا ساری اس کی اوقات کھول کے اسے بتاؤں، دکھائیے اوکے ذرا۔ جی، اوکے جی، اوکے۔ یہ شیخ صاحب یہی والی ہے نا جو لائیو یار حوالے رب دے؟ میرا خیال ہے آپ بے شک اس کی آواز جو ہے وہ بند کر دیں۔ آواز کرنی پڑے گی کیونکہ اس پہ جی کاپی رائٹ کا اٹس ایشو نہ اوکے، ہو جائے۔ وہ انہوں نے ایسے کیا۔ ہاں یہ دکھائیں ذرا۔ یہ ذرا لوڈ ہو رہی ہے شیخ صاحب، اس کو تھوڑی سی دیر لگے گی، ادھر واٹس اوکے ایپ چلیں، اس پہ جب کھولا تک ہوا ہے وہ تو ہو جاتی ہے تو بہرحال وہ یہ ہو جنہوں جاتی نے، ہے۔ مجھے جی کہیں۔ میں یہ جاننا چاہ رہا تھا شیخ صاحب، یہ جو آخر میں انہوں نے جملہ کہا کہ جینون قسم کی جس پہ کوئی FIR ہو، نہیں تو باقی کی جعلی ہوتی ہیں، جو ملیشیا تک جعلی چل جائے گی پھر آگے جینون چاہیے، نہیں کیا مطلب؟ مقصد ان کا یہ ہے کہ پاکستان سے جب بندے نکلوائے تو وہاں سے جو بھی سچ جھوٹ بول کے، مطلب یہ وہ کر کے اپنا پیسہ کمانے کے لیے، فاروق ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ مطلب احمدیوں کے ساتھ احمدی جو ہے مرزا مسرور اینڈ کمپنی جو ہے وہ کیا ظلم کر رہی ہے؟ ہو گئی ہے یہ؟ جی یہ ریڈی ہے جی دکھائے، پھر کرتے بات۔ جی شیخ صاحب، جی یہ ہوگی۔ دوستو، یہ ایک احمدی خاتون ہے جس کی کڈنیز فیل ہو گئیں، اور اس کو انہوں نے کوئی مدد، کوئی پیسہ نہیں دیا، اور یہ عورت وہاں پہ مری ہے۔ یہ جو ابھی صاحب بول رہے تھے نا جی، یا کوئی جینون میڈیکل ہو تو یہ ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے، یہ سامنے لاش پڑی ہوئی، غالباً ممتاز بی بی اس کا نام تھا، اور یہ دوسری احمدی خواتین مطلب اس کو یہ وہ سلسلہ کر رہی ہیں۔ آپ یہ پاکستان جہاں واویلا کرتے ہیں یہ کہ جی ہم پہ ظلم ہو رہا ہے، پاکستان کا قانون جو ہے وہ ہماری حفاظت نہیں کرتا، اور مسلمان جو ہیں وہ ہم پہ آ کے چڑھ دوڑتے ہیں، ہماری مسجد گراتے ہیں، ہمارے گھروں کو آگ لگا، جیسے وہ صاحب بھی بتا رہے تھے۔ تو یار یہ ظلم جو کر رہے ہیں، ان سے بڑا ظلم کون سا ہوگا؟ چلے ایک تو یہ ہے کہ ان کے پاس آپ یوں کہہ لیں، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ جسٹیفائیڈ ہے، پہلی چیز یہ ذہن میں رکھیے گا، nobody have the right to attack on any other person, nobody have the right to damage any property، لیکن آپ یہ سمجھیں کہ ٹھیک ہے انہوں نے انتقام میں، غصے میں، کسی شکل میں آ کے احمدیوں پہ حملہ آور ہو گیا موب۔ اوے آپ کا احمدی تو احمدی کو سمجھ رہا ہے نا کہ یہ میرا بھائی ہے، یہ مظلوم ہے۔ مسرور کے اگر اپنے اور جماعت کے عہدیدار، مطلب وہ مسرور کے جو صالح ہیں،
महमूद शाह और कासिम शाह वगैरह, वो कोई मामूली चीज नहीं है। ये सलीमुद्दीन और दूसरे तीसरे, ये स्पोक्स पर्सन है जमात के, इनको तो पता क्या है। ये जुल्म कर रहे हैं अपने अहमदियों के साथ, इनको लूट के, इनका अगर वो जाली बनवा के एफआईआर या मुकदमा इन पे बनवा के जाली पुलिस को पैसा दे के ये बनवाते हैं, तो इनसे बड़ा जालिम और कौन होगा। सिर्फ अपना दोजख भरने के लिए, सिर्फ अपना माल कमाने के लिए। और मसरूर मियां, अगर हम ये कहें कि आंखें बंद किए पड़ा हुआ, नो, ही नोज एवरीथिंग। और ये उसकी, हम सॉरी मसरूर, हैव टू लिसन माय दीज हार्श वर्ड्स, कि मसरूर जो है वो इंतहाई डिटाई और बेशर्मी का मुजाहरा कर रहा है इस वक्त। मसरूर मियां, मैं एक इंसानियत परस्त आदमी हूं, मैं इंसानियत की कदर करता हूं, उसकी इज्जत करता हूं, उसका एहतराम करता हूं, चाहे वो अहमदी हो, चाहे वो यहूदी हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे कोई मौलवी हो, चाहे कोई बंदा भी हो, आई डोंट केयर, एज लॉन्ग एज कि वो इंसान है। चूंकि अल्लाह ताला ने औलाद आदम को वाजिबुल तकरीम बनाया है, तो मेरे नजदीक अहमदी भी उतना ही काबिल एहतराम है। उसका अकीदा उसके साथ है, उसकी जजा सजा उसको वो जाने और उसका काम जाने। लेकिन आपको कुछ शर्म आनी चाहिए कि आप ये कह के कि आई एम अपॉइंटेड बाय अल्लाह, आई एम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अल्लाह ऑन दिस प्लेनेट, और जो हमको नहीं मानता, हम सबसे अच्छे हैं, ये है। तो जिन्होंने मान लिया है, क्या ये रखवाली तुम उनकी कर रहे हो? ये तुम उनको ले जाके मलेशिया, बैंकॉक, सिंगापुर वगैरह के ममालिक में बेयारो मददगार छोड़ा हुआ है। कुछ शर्म आनी चाहिए, कुछ हया होनी चाहिए। मसरूर, ये इंतहा है, टू बी ऑनेस्ट विद यू, एंड यू नो एवरीथिंग। ये जैतून चैनल जहां दूसरे अहमदियों के घरों में देखा जाता है, मसरूर मियां, यकीनन तुम भी देखते हो, तुम्हारे जो करीबी साथी और तुम्हारी जो टीम है वो भी देखती है। अब इस पे क्या करना है, क्या नहीं करना, ये तुम्हारा काम है। लेकिन ये जैतून चैनल अहमदियों के लिए, हर मजलूम के लिए, चाहे वो सिख हो, यहूदी हो, ईसाई हो, मौलवी हो, बदमाश हो, कोई भी हो, हम उसके लिए आवाज उठाएंगे। ये मैं आपको बता दूं, ये सिलसिला चलता रहेगा जब तक मेरी सांस है। लेकिन यकीन करो, जब अल्लाह के हजूर तुम और मैं दोनों खड़े होंगे ना, तो जो तुम्हारा हशर हो रहा होगा वो मैं देखूंगा, जो मेरा हो रहा होगा वो तुम देखोगे। तो फिर दोनों एक दूसरे के साथ आंखें मिलाएंगे, हाँ भाई बता अब क्या हाल है। अभी और बहुत से हैं कि वो बेचारे किस तरह, इवन औरतें हैं, जरा वो खवातीन के सुनाइए कि ये वहां पे इनके नौजवान अहमदी करते क्या है मलेशिया में। जी जी सिस्टर, जी, ये लास्ट ऑडियो है, इसके अंदर ये हम खवातीन की ये बात सुनेंगे। और जी सिस्टर, मेरा ख्याल इसलिए दुरुस्त नहीं है क्योंकि मैं 10 साल टैक्स पे मलेशिया में रहकर आ चुकी हूँ। इस वजह से मेरी वहाँ पर वाकफियत भी काफ़ी ज़्यादा है, और जिनका अक्सरियत का जो सिंगल लड़कियाँ हैं ज़्यादातर, ये वहाँ पर काफ़ी उल्टी पुल्टी हरकतें करते हैं, काफ़ी तमाशे करते हैं, जो कि शायद ग्रुप में मेंशन करना इतना मुनासिब नहीं है। तो उन वजहों से ये पुलिस के हाथ आते हैं, वरना शराफत के साथ वहाँ बहुत लोग हैं, बड़े अच्छे तरीके से रह रहे हैं, उनको किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। जब एक तो किसी के घर में जाके बंदा रहे और दूसरा उन्हीं को ही जाकर तंग करे, तो फिर तो जाहिर है वो लोग भी नाराज़गी का इजहार करेंगे। और ये सुनी सुनाई बातें नहीं कह रही, ये मेरा अपना वहाँ रहते हुए का एक्सपीरियंस है कि बहुत ज़्यादा लोग अपने लिए मसाइल खुद बनाते हैं। उनके जहन में ये बात होती है
کہ شاید ہم اس طرح کی حرکت کریں گے تو ہم سے تنگ آ کر ہمیں وہ کسی اچھے ملک میں جلدی نکال دیں گے. اور بعضوں کا ہمارے ایک بڑے اچھے جاننے والی فیملی ہے، ان کے ایک لڑکے نے تھائی لینڈ میں اپنے اوپر خود جان بوجھ کر پولیس پڑوائی تھی اس وجہ سے کہ میں جیل میں ہوں گا اور میرا جلدی ویزے وغیرہ کا کام آگے نکلنے کا بن جائے گا. اور یقین مانیں کہ اس کا 2 سال کے اندر یو ایس اے کا کام ہو گیا اور جماعتی سپورٹ کے ساتھ اس کا کام ہوا ہے. اب اسے یو ایس اے گئے ہوئے بھی تقریباً 3 سال ہو چکے ہوئے ہیں. جی شیخ صاحب. اب اندازہ کر لیں کہ اس نے بھی جو ہیرا پھیری کی ہے تو جماعت نے اس کی بھی مدد کی ہے، اور جس کی کرنی چاہیے اس کی مدد نہیں کی. اندازہ کریں کہ یہ حرکتیں جو ہو رہی ہیں، یہ جس طرح کی یہ سارا کچھ، پھر وہ بھی کہتے ہیں نا مرتا کیا نہ کرتا، کہ لوگ جیسے گئے ہوئے ہیں. لیکن بنیادی طور پہ میں پاکستان کے احمدیوں سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ دوستو میری بات سنیں. سلسلہ یہ ہے کہ 2 چیزیں ہیں، یہ آپ ذہن میں رکھیے گا. 2 چیزیں ہیں. ایک وہ ہے کہ بحیثیت احمدی آپ کو پاکستان میں کیا حقوق حاصل ہیں اور کیا نہیں، اور ایک یہ ہے کہ ایز اے انڈیویجول آپ جو بھی اے بی سی ہیں، ایکس وائی زیڈ ہیں، کہ آپ کے ساتھ بیسڈ آن بینگ این احمدی کیا ظلم ہوا ہے، کیا زیادتی ہوئی ہے، کیا پرسیکیوشن آپ کی ہوئی ہے انڈیویجول. یہ 2 چیزیں ہیں. اب جماعت جب آپ کے ساتھ انڈیویجول ہوتا ہے، اب اس کے باہر آ کے آپ کے ساتھ ہونا کیا ہے، جب آپ جماعت کو نہیں پوچھتے، جماعت کو نہیں بتاتے، اور کوئی ان کی نہیں، آپ کہتے میرے ساتھ بینگ این احمدی یہ ظلم ہوا. جیسے وہ صاحب ابھی جو پہلی آپ نے سنی، جنہوں نے اپنا بتایا، وہ جب آ کے کرتے ہیں تو آپ سے ریفیوجی بورڈ جو ہے جس بھی ملک میں آپ ہوں، وہ ریفیوجی بورڈ آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ نو پروو اس دیٹ یو آر این احمدی. اب آپ نے اپنے احمدی ہونے کا پروف جو ہے وہ اپنی جماعت کے پاس جاتے ہیں، دے ایشو یو اے لیٹر. اب یہ ہے اصل کیچ 22. یہ چیز جو ہے آپ شروع میں جب وہاں پہنچتے ہیں، جا کے کلیم کرتے ہیں، تو جماعت سے رابطہ کرتے ہیں، تو جماعت سوچتی ہے یہ بندہ تو اپنے طور پہ آ گیا، اس نے تو ہمیں بتایا ہی نہیں. لندن میں یہ سلسلہ ہوا تھا کہ مرزا طاہر نے کہا تھا کہ ہر بندہ جو آتا ہے، مثال کے طور پہ چاہے وہ جلسے کے لیے آتا ہے یا اپنے طور پہ آ کے یہاں کلیم کرنا، اس کو بالکل کہو چلا جائے، وہ نہ رہے، اس سے ہمارے جماعت کے نام پہ برا اثر ہوتا ہے، بلا بلا بلا. ایکچولی یہ تھا کہ جو شخص بھی آئے وہ ہمارے انڈر آئے، ہمیں بتا کے آئے، جیسے ہم چاہیں ویسے وہ آئے، اور ان سے وہ کام لے سکیں جو پاکستان میں لیا جاتا تھا. اچھا، جو آ کے یہ کہے کہ جی بطور احمدی مجھے یہ ڈر ہے، اس کا ڈر اسٹیبلش نہیں، اس کا کیس اسٹیبلش نہیں ہوتا کہ بھئی آپ کے ساتھ کچھ ہوا تو نہیں ہے نا. جب آپ کے ساتھ کوئی ظلم ہو، کوئی زیادتی ہو، تو پھر آپ آئیں. لیکن بینگ این احمدی تو وہاں اور بھی بڑے مینورٹیز بس رہے ہیں. مسئلہ کیا، اور بہت سے احمدی بس رہے ہیں، اتنے احمدی ہیں، تو مطلب جب آپ کے ساتھ ہوا ہی نہیں تو کیا ہے. تو یہ جو 2 طریقے ہیں، تو یہاں پہ آ کے جماعت اپنا رول پلے کرتی ہے. ان ادر ورڈز، یہ تو بڑے اچھے لفظوں میں کہ رول پلے، جماعت یہاں پہ اپنی بدماشی دکھاتی ہے، آپ کو، کسی ملک کو نہیں، آپ لوگوں کو دکھاتی ہے کہ بات سن، بندے کا پتر بن جا، اب ہم تمہارے انداتا ہیں، جو ہم کہیں گے اب وہ ہوگا. تو یہاں پہ آپ ایکسپلائٹ ہوتے ہیں. یہ جو چیزیں ہیں یہ اب آپ کے لیے آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں. یہ جماعت اب بالکل اخلاقی لحاظ سے دیوالیہ ہو چکی ہے، بالکل ننگی ہو چکی ہے یہ دماغ. یہ یقین کریں، پاکستان کے احمدیوں کو پاکستان سے باہر قدم نکالتے ہوئے سوچنا چاہیے، یہ میں بتا دوں. اور اگر آپ پاکستان کے اندر قانون کا، آئین کا احترام کرتے ہوئے رہیں تو یقین کریں کہ مجھے امید ہے، اور میں بڑا اس چیز کے اوپر پاکستانی عوام اور پاکستان کے قانون سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ وہ آپ لوگوں کو کوئی گزر نہیں پہنچائیں گے. تھینک یو.
जी, जज़ाकल्लाह शेख साहब। और नाज़रीन, आप कॉल का लिंक जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। हमारे पास चंद मिनट हैं जिसके अंदर कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा हम सवालात लेने की कोशिश करें। आज थोड़ा वक्त की कमी है इसलिए ज़रा जल्दी कर रहे हैं। हमारे साथ एक साहब मौजूद हैं और नाम भी साहब ही लिखा हुआ है। जी, कौन साहब, कहाँ से जनाब? अस्सलाम वालेकुम। हेलो, म्यूट है उनका माइक। आप माइक अनम्यूट कीजिए भाई। हेलो, आपकी तरफ से माइक आपका म्यूट है, इसको काइंडली अनम्यूट कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम फारूक भाई, क्या हाल है? अल्लाह ताला आपको शेख साहब को सलामत रखे, हमेशा सच बोलने की तौफीक अता फरमाए। खालिद महमूद साहब, अल्लाह ताला आपका आप सबका मुहाफिज हो, आमीन। वालेकुम अस्सलाम, जज़ाकल्लाह जी, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, वो चले गए हैं जी। यार वो भी जो दूसरा बंदा कह रहा है वो भी तो, उसका भी तो दिखा दो, उस बेचारे को पीछे तो ना रखो। कौन सा वो जो आ गया जमात नसीम का साहब है। चेहरा दिखाने? अच्छा अच्छा अच्छा। ये जो है ओए मलून, आप लोग इखलाक से पैदा, हाँ अब क्यों नहीं जनाब, आप वेलकम सर, वेलकम। ये देखें, यही तो है ना, हम तो इखलाक से बिल्कुल परे हैं। कैसे आप लोगों को मुखातिब कर रहे हैं इतने प्यार से साहब कह के? हाँ जी, मैं बताऊं मिर्जा साहब का इखलाक आपको? मैं दिखाऊं? एक मिनट, ये इधर इधर ही जरा मेरे पास यहाँ पड़ा है, मिर्जा साहब का इखलाक। मैं जरा आपको दिखाता हूँ जनाब, जरा होल्ड करें जरा। मैंने आज ही दिखाया है, ये दोपहर के टाइम ना, मैं जब वो पिटीशन के लिए शेयर कर रहा था, पता नहीं आप दोस्तों ने देखी है कि नहीं देखी है। इसके ऊपर हमारे पेज के ऊपर भी जाइएगा, जो दोस्त जिन्होंने नहीं देखी, और जो दूसरा चैनल है हमारा शॉर्ट क्लिप्स, उसके ऊपर भी चली है। एक पिटीशन हम साइन कर रहे हैं कि सिंपली बड़े पुरअमन तरीके से आप ये बताएं कि मिर्जा साहब जो है ना, ये कोई मसाया हैज कम नहीं है, बल्कि ये एक झूठा शख्स था, दैट्स इट। तो ये मैंने उसके अंदर हवाला दिखाया था, मसाया हैज कम, खुद को मसाया कहने वाले, एक्चुअल मसाया जिनके बारे में मुसलमान और ईसाइयत भी और यहूदियत भी किसी हद तक इंतजार कर रहे हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने ना, क्या ये अकीदा रखते हैं कि 3 दादियां और नानियां आपकी जनाकार और कस्बी औरतें थी जिनके खून से आपका वजूद ज़हूर पजीर हुआ है जी। आपका कंजरियों से मिलान और सोहबत भी शायद इसी वजह से हो कि जद्दी मुनासबत है दरमियान में, वरना कोई परहेजगार इंसान एक जवान कंजरी को ये मौका नहीं। ये प्यारे भाई, ये फकी लेते जाए जनाब, ये खाइएगा, आजमा ठीक हो जाएगा। ये मिर्जा साहब का आला इखलाक, ये नमूना लेते जाए। मैंने वो हमें तो जो कहा है ना कि वो नौजुबिल्ला कंजरियों की औलाद और बियाबानों के सुअर, मैंने वो एग्जाम्पल दी नहीं है, क्योंकि वो तो चले हमारे बारे में। ये अल्लाह के एक बरगजीदा पैगंबर के बारे में किस तरह से मिर्जा साहब अपना मुंह मुबारक खोल रहे हैं। ये ले जाएं फक्की, इसको पानी के साथ सुबह दोपहर शाम खाएं, इंशाल्लाह हाजमा ठीक होगा। उसके बाद तहकीक शुरू हो जाएगी अगर थोड़ी सी गैरत हुई तो। जी शेख साहब। बात दरअसल ये है कि ये लोग, इन बेचारों का मैं क्या कहूं, वो ये समझते हैं कि ये जो बातें आप करें, यकीन करें कि ये जो भी साहब हैं वो यही समझ रहे होंगे कि ये फारूक ने अपने पास से बनाई हुई हैं और ये बोल रहे हैं। अगर अगर इन्होंने पढ़ी होती, या ये मतलब सिर्फ डिस्टरबेंस पैदा करने के लिए नहीं आए और सही मानों में जानना चाहते हैं, तो ये आपसे पूछते कि अच्छा जी इसका रेफरेंस क्या है, किताब कौन सी है, सफ़ा कौन सा है, तो जाके इस चीज का मुताला कर लें, तो फिर देख लें कि हम लोग मतलब अगर कोई बात कह रहे हैं तो दुख दर्द में ये चीज कह रहे हैं, और आपके जो नबी थे ये क्या कह रहे हैं। सो सिलसिला बिल्कुल वाजे हो जाता है। हाँ शेख साहब, ये चूंकि आपने कहा तो मैंने कहा चलें ये एक दो रेफरेंसेस और भी दिखा दूं। ये मकतूबात अहमद जिल्द अव्वल का है, ये वाला भी है, ये देख लें तो इससे फाका हो जाएगा। अच्छा, ऐसे में इनका एक बड़ा रवैया होता है, इनका जी वाज़ेह दलाइल के साथ जवाब जमात की तरफ से बहुत अरसा पहले दिया जा चुका है। क्या बात है ये फारूक, मैं एक बात बताऊं, बात दरअसल ये है, अगर आप हकीकत में ये चीज देख लें तो वो ये है कि आप गुस्सा न किया करो। मिर्जा साहब चूंकि मेरी बात कर रहे हैं शेख साहब? नहीं मैं तो नहीं गुस्सा। नहीं, अच्छा, नहीं, आप ये जो इनको दिखा रहे हो ना कि इनका जी मिर्जा साहब का, एक्चुअली उन्होंने, मिर्जा साहब ने किसी को गाली नहीं दी। अब मेरी बात को गौर से सुनिएगा। वो ये है कि मिर्जा साहब का दावा है कि मैं ईसा इब्ने मरियम हूं,
اور پھر انہوں نے بتایا بھی کیسے اور میں کیا. اب یہ جس مسیح کی نانیاں دادیاں قصبی اور زناکار بتا رہے ہیں وہ مثلا اپنا حال آپ کو بتا رہے ہیں. وہ خدا نہ خواستہ مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نہیں, میں یہ کہوں گا کہ مرزا صاحب اپنی بات کر رہے ہیں, خود اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں. سو اس طرح سے آپ نے ایگزیکٹلی شیخ صاحب یہی بات میں نے آج دن کو بھی کی تھی کہ جب ان کو یہ چیزیں یہ دکھائی جائیں اور یہ وہ نا تو یہ بیچارے عجیب و غریب تعویلیں کرتے ہیں, حالانکہ یہ نہیں سوچتے کہ جو کریکٹر جس مسیح کا مرزا صاحب بتا رہے ہیں کہ شرابی نعوذ باللہ اور زانی اور یہ وہ جن کا لبادہ اڑ کے آئے تو دو مہینے بعد ہیں جی, 2 مہینے بعد مرزا صاحب ان کے کپڑے ان کے ذلی بروزی وہی بن کے آ جاتے ہیں. تو مطلب پھر شیخ صاحب ذیل بروز میں وہی کریکٹرسٹکس ہوں گی نا جو اوریجنل میں تھی, سایہ تو پھر وہی ہوتا ہے نا, شیپ اسی طرح کی ہوتی ہے. نعوذ باللہ اگر یہ یہی سمجھتے ہیں پھر اس کا یہی سین ہے نا, پھر ٹونک وائن کا راستہ ہی نکالا ہے مرزا صاحب نے, مسیح کو شرابی بتا کے خود ٹونک وائن پیتے رہے, مزے کرتے رہے, انجوائے کرتے رہے. اچھا جی, they don't have any answer except false explanations یا ایگزیکٹلی تعویلات باطلہ, یہی سین ان کا ہوتا ہے جی. اچھا جی, ان احمدی حضرات کو اللہ ہدایت دے, دنیا میں بھی مشکلات سہ رہے ہیں, آخرت میں جہنم کی آگ میں جل رہے ہوں گے, نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم, نہ صنم ہی ملا نہ وصال صنم, ایکچولی جو میرے خیال میں نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے. بہرحال جی انہوں نے وصال کو سالے بنا دیا سین کے ساتھ. اچھا یہ سواد کے ساتھ وہ سالے صنم, یہ میرے ان کے سالوں کی بات آئی تھی نا یہ گدی نشین کے, تو شاید یہ اس طرف شیخ صاحب آپ نے جو یہ بات کی ہے سچ بات کی ہے, جزاک اللہ جی. اچھا جی, کال پہ آ جائیں جلدی سے اگر کسی نے آنا ہو, ورنہ آپ کمنٹ سیکشن میں اپنا لکھ لیں سوال. میرے خیال میں اب مختصر یہی صحیح رہے گا کہ آپ کمنٹس میں لکھ لیں, نہ خدا ہی ملا نہ وصال یار, یہ میرے خیال میں ہے, نہ صنم ہی ملا نہ وصال, اس طرح سے ہے یہ شعر شاید. بہرحال اچھا جی, شیخ صاحب کی عاجزی اور ان ساری ہی مرضیوں کے لیے مصیبت بنی ہوئی ہے. اور شیخ صاحب ایک دوست نے کہا تھا کہ آپ کی یہ جو اسمائل ہے نا, یہ ان کے لیے ایٹم بم کا کام کر رہی ہے. او میرے خدا, اب میں سب احمدیوں کے لیے نہیں یار, میں بار بار ڈسکلیمر بھائی, اور مجھے یہ 100 بار بھی کہنا پڑے گا, میں کہوں گا جو بیچارے عام سادہ لوگ جو روز ہمیں سنتے ہیں اور کوئی نہ کوئی روز ہمیں میسیجز کرتا ہے, سیکھ رہے ہیں, آہستہ آہستہ اسلام کی طرف آ رہے ہیں, ہم نہیں, آپ کو بالکل نہیں کہہ رہے, جو اچھے لوگ ہیں ہر جگہ اچھے لوگ ہوتے ہیں جو بات کو سمجھنا چاہتے ہیں, ان کو نہیں. یہ جو ڈیٹ قسم کے کچھ پاکٹ بکی لوگ ہیں جو بس ایک ہی بات, اور جی دیا جا چکا جواب, وہ 100 سال پہلے جواب دے دیا. تو یہ ہمارے بھائی نے کہا کہ احمدیت نے کہا کہ آپ نے 100 سال پہلے جواب دیا, 132 سال پہلے ان کے جوابات کا بھی جواب دیا جا چکا ہے, تو وہ بھی پھر پڑھ لیں. اچھا جی, خیر یہ شیخ صاحب ایک ان کی اور بڑی پرانی عادت ہوتی ہے, یہ ایک سوال کر کے اس پہ ٹکتے کیوں نہیں ہے, مجھے اس کا بھی تھوڑا سا آج بتائیں ذرا. ایک سوال کریں گے, آئیں گے اپنی طرف سے اگلے کی تذلیل کرنے, اگر اس کا جواب دے دیا جائے یہ اس پہ نہیں ٹکیں گے, پھر آگے دوڑ پڑیں گے کہ وہ اچھا. اور اس میں مزے کی بات ہے, پھر ذاتیات پہ اتر آئیں گے, اور شیخ تو ہے دس کے تیرے وہ انج نہیں تے تیرا فلانا رشتہ دار انج نہیں, تو یہ نہیں تو وہ نہیں. وائی کیا مسئلہ کیا؟ اب مجھے ہنسی اس بات پہ آ رہی تھی کہ وہ جو صاحب تھے نا لکھ رہے تھے کہ شیخ صاحب کی اولاد ابھی تک احمدی ہے. تو چلے میں یہ جو ہے ان کی اطلاع کے لیے یہ میں بتا دوں کہ آپ ایسے کیجئے گا کہ آپ اپنی والدہ یا والد, چونکہ وہ واقف ہوں گے, آپ تو میرا نہیں, لیکن اگر آپ میرے بچوں سے واقف ہیں تو آپ میرے بچوں سے رابطہ کر کے پوچھ لیجئے گا کہ تم احمدی ہو, پھر جو جواب ملے گا وہ ضرور ریکارڈ کر کے ادھر زیتون تک لے کے آئیے گا جو آپ کو, پھر آپ کو کہوں گا, میں آپ کو ایک بات کہوں گا, آگے سواد آگے مزے اور چھیڑو جا کے. ایک چھوٹا سا واقعہ دے دیتا ہوں, آپ مطلب ذرا تھوڑا سا لائٹر نوٹ پہ بھی چلیں. جب یہ ہمارا سلسلہ چل رہا تھا, میں چھوڑ چکا ہوا تھا, وائف میری اور یہ وہ آپس میں چل رہی تھی باتیں, تو اسی دوران بیٹے میرے کی شادی کا معاملہ آیا. تو وائف نے کہا بیٹے کو کہ بیٹا تم ایسے کرو, حضور کو خط لکھو. وہ کہنے لگا what do you mean حضور کو خط لکھو, why should I write it؟ تو وہ کہنے لگی نہیں اچھا ہوتا ہے, چلو میں تم ملک لال خان جو اس وقت بھی کینیڈا کے نیشنل امیر ہیں ان کے پاس لے گئی. اب ملک لال خان اور میں ہم دونوں اکٹھے مطلب ایک ہی ٹائم میں کینیڈا آئے ہوئے ہیں, اور
पाकिस्तान से हम एक दूसरे को जानते हैं। तो वहां पे बैठ के उनसे बात कर रही तो वो सामने तस्वीर लगी हुई थी मसरूर की। तो बात हुई तो कहने लगी कि मलिक साहब मैंने बेटे की शादी करनी है तो इस तरह हजूर से इजाजत चाहिए। तो बेटा मेरा बड़ा कुर्सी पे बेचैन हो रहा है कि ये अम्मा मेरी क्या कह रही है। तो माँ से पूछता है ये क्या है। तो कहने लगी मैं उस मसरूर की तस्वीर की तरफ इशारा करके ये मैंने हजूर से मतलब इजाजत लेनी है। तो बेटा वो कंट्रोल ना कर सका, कहता है who the hell is this guy? when I didn't ask my father, why the hell I need a permission from this guy? Who is this? अब ये मलिक लाल खान की प्रेजेंस में ये बात उसके दफ्तर में हो रही है कि बेटा जो कर रहा है। तो ये जो नसीम साहब हैं ये जाके पूछे कि जी क्या ये बात जो है who the hell is this guy? तो ये कह रहे हैं कि वो मेरी औलाद है हिंदी। क्या बच्चों और बेवकूफों वाली बातें आप लोगों की। अपडेट रहा करें यार, अपडेट रहा करें। आप मेरे बारे में तो है नहीं, आप मेरे बारे में तो है नहीं, अहमदियत के बारे में आपने क्या अपडेट होना है। इन बेचारों को पता ही नहीं है कि ये आने वाली जनरेशन जो है ना ये क्या लिख बैठे हैं मिर्जा साहब। वो एक फनी शो आता है हमारे यहाँ पाकिस्तान में, वो आफ्ताब इकबाल का, तो उसमें ना वो एक राइटर का कैरेक्टर दिखाते होते हैं कि वो बेचारा सर पकड़ के ना जो लिख बैठता है तो उस पर रो रहा होता है, कहता है आफ्ताब साहब तुहानू की दसा मैं की लिख बैठा, मैं की लिख बैठा, मैं की। वो मिर्जा साहब यकीन करें किसी कोने खुदरे में अब जब उनका हिसाब किताब अगर कुछ हो रहा होगा तो वो भी सर पकड़ के बैठे होंगे, ओए मैं की लिख बैठा, मैं की लिख। ये जो जनरेशन है ना, जो अभी की जनरेशन है, ये आपको भी सोचना पड़ेगा कि ये मिर्जा साहब की लिख बैठे ने और तुसी इन्होंने की वखा बैठे हो। और अच्छा ये देखो नहीं फारूक, एक बड़ा मजेदार उन्होंने लिखा है कि ये तो खुदा फैसला करेगा कि कौन जहन्नम में जाएगा या जन्नत में। जबरदस्त 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 आपने बात लिखी है। बरखुरदार बड़े मियाँ जो भी आप हो, बड़े भाई हो, बहन हो, छोटे मियाँ हो, बड़े मियाँ जो भी हो, आपने बड़ी जबरदस्त बात लिखी। ये जाके ना मिर्जा साहब की तस्वीर के सामने खड़े होके तो ये दोहराओ उसको। मिर्जा साहब को बताओ यार, ये वो तो दुनिया में फैसले करते हैं। और बिल्कुल मेरे बेटे की तरह सवाल करो, हाउ द हेल यू नो कि ये सारे मुसलमान जन्मी हैं जो मुझे नहीं मानते, ये तो अल्लाह ने फैसला कर रहे हैं। ये बात उसकी तस्वीर से आगे को जबरदस्त। अच्छा इधर एक दोस्त ने भी अभी एक सवाल किया था कि ये वो अब मैं वो लफ्ज नहीं बोलता, बहरहाल वो एक बेहुदा सी चीजें किताबों में लिखी हुई हैं कि क्या वो स्टोरियां ये अपने घरों में सुनाते हैं ना मेरे चंदा। ये इस जनरेशन को सुनाएंगे कैसे कहानियां ना, जैसे इंजीनियर कहता है ना मुफ्ती साहब ना 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 ना, अब नहीं चलेंगी ये कहानियां। तो ये सुनाए ना। मैं तो कहता हूँ ये किसी दिन करें, अरेंजमेंट करें, हम MTA पे यूथ बुलाएं, सारी बिठाएं और आप करें, जरा एक कैमरा रखें, अवाम के चेहरों की तरफ तासुरात दिखाएं और उधर आप मिर्जा साहब की ये मन गढ़ंत कहानियां, गुलहरियां जिंदा हो रही हैं और कीड़े उड़ रहे हैं और पट्टी पुट्टी, ये सुनाए ना उनको ट्रांसलेट करके। मैं देखता हूँ जरा कनाडा की यूथ और वहां की आपकी आप यूके जर्मनी की किस तरह उनको घेर के बिठाते हैं और फिर आगे से आपको रिस्पॉन्स क्या मिलता है और हु द हेल इज दिस गाय, या फिर ये सुनने को मिलता है। फिर मैं तानू पूछांगा आगे सवाल। अच्छा जी, ये बहरहाल दोस्तों टाइम हमारा खत्म हो रहा है, मुझे भी कुछ जरूरी काम है रात के इस पहर और शेख साहब को भी काम है। अब आपसे इजाजत चाहेंगे। और नहीं बल्कि मैं बता दूं, मैंने जाके अभी कोरोना की वैक्सीन लेनी है, कोविड की वैक्सीन लेनी है। और आप सब ने भी अगर किसी ने जहां कहीं आपके आसपास कुछ हो रही है तो जरूर लें और एहतियाती तदाबीर को फॉलो करें जनाब। और पाकिस्तान में अभी आज से ही लागू हो गया, इम्प्लीमेंट हो गया बाजारों वगैरह में, तो लेकिन प्रैक्टिकली जो है वो अप्रैल 1 से हो रहा है ये इंशाल्लाह। इंडोर आउटडोर शादियां वगैरह सब सीन क्लोज है, तो इसका खास ख्याल रखें। गवर्नमेंट के साथ जनाब मामलात के साथ आप करें, ताउन करें और मास्क वगैरह जरूर पहने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, बड़ी अच्छी बात है। बल्कि वजू करें, 5 टाइम नमाज पढ़ें, हाथ मुंह हर चीज फ्रेश एकदम और जबरदस्त
वायरस के साथ साथ गुनाह भी धुलेंगे इंशाल्लाह। और ये जो भी दोस्त हैं जी, उनको मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि अच्छा ये बार बार अब जो वही बात है मेरे वाली, एक सवाल से दूसरे पे, तीसरे से एक टहनी से दूसरी पे, ज्यादा शौक हो जिसको तो भाई साहब ये शेख साहब का नंबर है, पर्सनल में चाहे तो पर्सनल में अपनी भड़ास निकाल लें, अदरवाइज ज़ैतून FM हाजिर है, आप डिबेट अरेंज कर लें खूबसूरत सी अच्छे से किस्म की, कोई एक टॉपिक सिलेक्ट कर लें आप, यही हजरत ईसा की गुस्ताखियों वाला ही बेशक करना चाहें तो कर लें, ये जो बार बार आप कह रहे हैं ये जवाब है वो जवाब है, तो इसी के ऊपर आप बेशक चाहें तो आप हमारे साथ बात कर सकते हैं। हमारे नौजवान, हमारे मर्द मुजाहिद, हमारे खत्म नबूवत के जनाब सिपा सलार आमिर हक साहब आपको इंशाल्लाह जो है ना वो घर तक छड़ के होंगे, तो आ जाए जिसका जिस मुरब्बी का जिसका किसी का पूरी तसल्ली और मैं गारंटी देता हूँ आपको किसी किस्म की बेहूदगी और बदतमीजी नहीं होगी, इस चीज की गारंटी आप मुझसे ले लें। ये दूसरे देयर इज लाइव MTA 27 वाचिंग, ये तो हाल है शेख साहब उनके, वो क्या इकट्ठे करें उनको, ये अभी हमें ये प्रूफ मिल गया। अच्छा जी, बहरहाल दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिएगा, जिन दोस्तों तक ये मालूमात नहीं पहुंची हमने आप तक पहुंचा दी, आगे पहुंचाना आपका काम है। आखिर में वही बात कहूंगा जनाब कि तमाम फिरके बच्चों की पहुंच से दूर रखें, अकीदा ज्यादा खराब हो तो कुरान और सुन्नत से रुजू करें। मुझे अपने होस्ट, अपने दोस्त फारूक और हमारे मेहमान के शेख साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान। Allah